Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic the importance of corporate strategy. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एवरी कंपनी. यानी कि कंपनी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए अपनी वर्किंग को डिसाइड करती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या रहता है उसके लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करना. तो क्यों ज़रूरी होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी? क्यों बिना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली अपनी एक्टिविटीज़ को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं कर पाती है? तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एलोकेट कंपनी रिसोर्सेस. अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज अ टूल अ कंपनी यूजेस to limit the allocation of its resources to the best available business investment opportunities. During strategic planning and budgeting processes, a company assesses the performance of each business unit. Based on its findings, the company requires and divests assets and revises resource allocations. Leaders allocate company resources according to the desirability of each business unit's market opportunities, which determines its planning priorities. यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो पर्टिकुलर टूल होता है जिसके बेसिस पर रिसोर्सेज के एलोकेशन की लिमिट को डिसाइड किया जाता है और जो बेस्ट अवेलेबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्ली रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है. जो लेवल होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज के एलोकेशन की लिमिट को डिसाइड किया जाता है. यानी कि जब आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग और बजटिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो कंपनी है वो हर एक बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली एसेस करती है, उसको एवेल्युएट करती है और उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. और जैसी इंफॉर्मेशन इसके पास कलेक्ट होती है उसके बेसिस पर कंपनी क्या करती है, कंपनी डिफरेंट टाइप की असेट्स को एक्वायर करती है या फिर जैसे उसे डाइवेस्ट करना होता है उसको वो डाइवेस्ट भी करती है. और फिर इस तरीके से जो नेट असेट्स इसके पास कलेक्ट हुई हैं उनको प्रॉपर्ली रिवाइज्ड वे में एलोकेट किया जाता है. हर बिजनेस यूनिट की मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग डिजायरेबिलिटी को चेक किया जाता है और इसके बेसिस पर ही जो लीडर्स है वो कंपनी के रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और ये उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन की प्लानिंग प्रायोरिटीज़ को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करती है. तो इस तरीके से रिसोर्सेज को रिवाइज करते हुए इनको प्रॉपर वे में इस तरह से एलोकेट किया जाता है जिससे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन किया जा सके. और ये पॉसिबल है किसके बेसिस पर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर. क्लियर? Next, second point is establishes expectations. A company conveys its corporate strategy to individual business units to drive performance and establishes expectations of internal and external stakeholders or those with an interest in the success of a company. Corporate objectives focus on key areas such as marketing standing, productivity and profitability for which measures objectives are set, such as achieving a particular market share or financial return or investment. Expectations को properly establish करती है corporate strategy, क्योंकि जब कभी भी कंपनी अपनी corporate strategy पर वर्कआउट करती है, इसको properly डिज़ाइन करती है, तो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस को ड्राइव किया जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर और जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया जाता है. यानी कि
जिस टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलप की जाती है, उसके बेसिस पर जो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी एस्टेब्लिश हो जाती हैं, या फिर उन पर्टिकुलर पर्सन्स की भी एक्सपेक्टेशंस एस्टेब्लिश हो जाती हैं जो कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो की एरियाज पर फोकस करते हैं, जैसे कि कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग क्या रहेगी, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स है वो किसके रिगार्डिंग सेट किए गए हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल रिटर्न को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक प्रॉपर रिटर्न को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके रिगार्डिंग मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया है उसको भी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किया जाता है। इसी वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनकी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस एस्टेब्लिश हो जाती हैं व्हेन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज डिसाइडेड और डिजाइन्ड बाय एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन। क्लियर? क्योंकि इन पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ में अलाइन कर देते हैं, यानी कि जिस तरीके से उनको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से मैसेज कन्वे होता है किसी भी कॉर्पोरेशन के रिलेशन में, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं कि भाई उन्हें क्या करना है। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजिक गोल्स पर डिपेंड करता है। और किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल वे में कैरी करने के लिए फिर वो अपनी तरफ से पर्टिकुलर रोल को एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरीके से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के द्वारा मैसेज कन्वे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। दैट इज क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया हमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन की, द वेरी थर्ड वन, and the third one is the improves competitive position. The corporate strategy is concerned with a company's growth and profit performance. Consequently, the strategy decides the business in which a company competes and how the business units structure and manage their activities to improve a company's competitive position. एक्चुअल में जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट परफॉर्मेंस को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड की जाती है। यानी कि सीधे सीधे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किसी भी कंपनी की ग्रोथ और उसकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस से कंप्लीटली कंसर्न्ड होती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है जो डिसाइड करती है कि कंपनी किन पर्टिकुलर बिजनेस में कॉम्पीट करेगी, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां कंपनी अपने बिजनेस को रन करेगी। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करेगी, कौन कौन से मार्केट्स में डील करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। और किस तरीके से जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा और इसमें उनके गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज़ फॉलो की जाएंगी उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा जिससे कि कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव कर सके। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए या फिर इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ही एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करती है। दैट इज क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द एड्स शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर की वैल्यू को ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। Relying on a company corporate strategy, business units can increase investors' value to something beyond the sum of its physical and intellectual assets. यानी कि अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर कंपनी की रूटीन एक्टिविटीज़ को फोकस कर रही है, तो इसके बेसिस पर जो बिजनेस यूनिट्स है वो इन्वेस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करती है। और कहाँ तक इंक्रीज करती है?
जो इसकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल असेट्स का सम है उससे कहीं ज़्यादा शेयर होल्डर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है अगर कंपनी प्रॉपरली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही होती है। अगर कंपनी की तरफ से रीजनल स्ट्रेटजिक चॉइसेस को फोकस किया जाता है कंपनी के बिजनेस के रिलेशन में, यानी कि कंपनी जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस में डील करना चाहती है उसके रिगार्डिंग अगर स्ट्रेटजिक चॉइसेस वो भी रेशनल वे में फॉलो की जाती हैं तो जो इसने प्लान किया है उसको वो प्रॉपरली परस्यू कर सकती है। अगर रेशनल वे में फॉलो किया गया उस केस में अपने रिसोर्सेज को भी ये प्रॉपर वे में एलोकेट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती है, एक बिजनेस यूनिट के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सकती है और इस बात की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि जो बिजनेस यूनिट एक्टिविटीज़ हैं वो कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करने में सक्सेस को गेन करेंगी। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो और रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हो प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो, बिजनेस यूनिट्स के लिए आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हो, तो ये सब इंडिकेशन है कि जो कंपनी की बिजनेस यूनिट्स की एक्टिविटीज़ है वो कंपनी की वैल्यू को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने में 100% सक्सेस होंगी ही होंगी, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अपनी वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप शेयर होल्डर्स की वैल्यूज़ को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हो और जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उनका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ेगा, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पर नई नई ऊंचाइयों को टच करते चली जाएगी और आप एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो पाओगे। इट इज़ ओनली ड्यू टू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्लियर? सो दीज ऑल आर द different importance of corporate strategy. Okay, thank you.